गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपकी क्लास स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रहेगी और एसआई के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2019 का जो आपका 25 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, वो वाला एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे हम लोग। और जीके वाले जो 50 क्वेश्चन आपके आए थे उन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन, आपको दिखाई भी दे रहा होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका एक्सप्लेनेशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। ओके, तो अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि जो 18वें एशियाई खेल थे 2019 के अंदर, वो कहाँ, 2018 के अंदर वो कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे आप लोगों के इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया के अंदर हुए थे। तो एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन, पहली बात तो ये 18वें नंबर के थे। इनका आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य इंडोनेशिया की जकार्ता और पोलेमबर्ग शहरों में किया गया था। अब यहाँ पे देखना एक बार सारे बच्चे, ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों? क्योंकि 2019 में एग्जाम था। ओके, कब एग्जाम था? 2019 के अंदर। तो आप लोगों ने करंट उस लेवल की ही याद करनी है अपने एग्जाम से 1 साल पहले तक की। समझ आया? तो ये क्वेश्चन वैसे आपके काम का है नहीं, आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। अब आप लेटेस्ट वाले एशियाई खेल के बारे में पढ़ के जाएंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली सारी चीजें हैं कि इस बहुराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 40 खेलों में 465 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। इस खेल में चीन ने 132 स्वर्ण, ये बातें ध्यान रखने की होती हैं बस कि गोल्ड मेडल किसने ज़्यादा जीते थे? तो चाइना ने जीते थे। 132 तो गोल्ड थे, 92 आपके रजत थे और 65 आपके कांस्य पदक थे। उसके बाद भारत इस तालिका में 15 गोल्ड लेके आया था, 24 आपके सिल्वर, 24 आपके ये लेके आया था और 30 आपके ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। 8वें स्थान पे रहा था। कौन से स्थान पे? 8वें स्थान पे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये तो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन आ गया ना अपना, ऊपर वाला तो चलो करंट का था, वो तो 2018 का था, हमें याद करने की जरूरत इतनी है नहीं। बट ये जैन धर्म का क्वेश्चन है और ये तो आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के बारे में पूछ रहे हैं। तो अंतिम तीर्थकर कौन थे? आपके महावीर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और इनकी तपस्या के 12वें वर्ष शाल वर्ष के नीचे। अब पहली बात तो ये देखो, ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन से वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो शाल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या मिला था? नदी के तट पे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में कानून बना था कोपरा, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या बन जाएगी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन जाएगी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। समझ आया? यहाँ देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, पहली बात तो 1986 में हुआ था ये पारित। उसके बाद संसद ने दिसंबर 1986 को कानून बनाया था जो 15 अप्रैल 1987 को लागू हो गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर, और ये कंज्यूमर एक्ट तो है ना भाई, बहुत बार एग्जामिनर पूछता, तो आप लोग याद रखना 1986 में बना था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या फिर नहीं? ठीक है जी। तो क्या है क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करेगा कि लोकसभा का कोई भी सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो अध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा या फिर चीफ मिनिस्टर करेगा? तो सिंपल सी बात है, लोकसभा का स्पीकर करेगा, अध्यक्ष करेगा। नॉर्मल सी बात थी ये। तो लोकसभा का कोई भी सदस्य अयोग्य है या योग्य है, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है ना। इसमें प्राइम, अकेला प्राइम मुख्य दे रखा था, मुख्य वो नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है? लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा का सभापति होता है। इसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में से 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए चुनते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं ओकवुड लकड़ी की एक जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो ये स्पेशल आरपीएफ के लिए है भाई, बाकी एग्जाम में शायद ही देखने को मिले ये क्वेश्चन। तो रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं ओकवुड लकड़ी की जगह अंग्रेज कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पीर की रन की लकड़ी। किसकी? पीर की रन की लकड़ी। उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल के ओकवुड जंगल की लकड़ी की जगह अंग्रेज पीर की रन की लकड़ी का क्या करते थे? यूज करते थे। ओके भाई, और ये है ना क्यों करते थे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिकाऊ होती थी और मजबूत होती थी। क्लियर? और पानी का भी इस लकड़ी पे कोई असर नहीं होता था, वाटर प्रूफ लकड़ी होती थी, इसीलिए अंग्रेज रेलवे पटरी पे इसका यूज करते थे। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? तो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। और ये वाली चीज सच्चिदानंद सिन्हा, क्लियर, अस्थायी सदस्य थे, ये स्थायी नहीं थे। स्थायी तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ये अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको सर्वसम्मति से इसका क्या चुना गया था? अस्थायी सदस्य चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। तो याद रखना सारे बच्चे, कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, बस ऐसे याद रखना। उसके बाद आपके सामने है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए भाई, 7th क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। यानी कौन से महीनों के अंदर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं आप लोगों के, यानी कि साइक्लोन वगैरह आते हैं अपने, उनकी क्या होती है? तीव्रता तेज होती है। तो वो कौन से महीनों के अंदर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अक्टूबर और नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। क्लियर? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफानी प्रणाली है जो कि एक विशाल निम्न दबाव केंद्र और भारी तड़ित झंझावतों द्वारा चरितार्थ होती है और जो तीव्र हवाओं और घनघोर वर्षा को उत्पन्न करती है। सिंपल सी बात है, साइक्लोन आएंगे तो तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा हो और उसके फलस्वरूप हवा में निहित जल वाष्प का संघनन होता है, वाष्प बनेगा। फिर भारत में, अरे मोटरसाइकिल नहीं होता है जैसे अपना, तो वही बता रखा है इन्होंने। फिर क्या बोला इसने? जिसके फलस्वरूप हवा में निहित जलवाष्प का संघनन होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला किसने लिखा है? तो ये लिखा है आप लोगों के रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है अमार सोनार बंगला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ये, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। यह विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। इन्होंने भारत का भी तो राष्ट्रगान लिखा है ना, जनगण मन, और इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। क्लियर? कौन सा? अमार सोनार बांग्ला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, 9th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? उत्तरी अमेरिका की बात चल रही है, तो इनमें से कौन सा है? मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में तो है ना? मोजावे रेगिस्तान कहाँ पे है? मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका का एक रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान दक्षिणी तथा मध्य कैलिफोर्निया, दक्षिणी नेवादा तथा पूर्वोत्तर एरिजोना तक फैला हुआ है। क्लियर? उसके बाद देखिए, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए, हु इज द फाउंडर ऑफ द आत्मीय सभा इन 1814 फॉर द प्रमोशन ऑफ मोनोथियास्टिक प्रिंसिपल? तो कौन थे भाई? ये कौन आ जाएगा राइट आंसर? राजा राम मोहन राय। कौन आ जाएगा? राजा राम मोहन राय। 1814 ईस्वी में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, जिसमें द्वारिकानाथ टैगोर भी शामिल थे। आत्मीय सभा के गठन के पश्चात उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता यानी कि नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जैसी उपाधियों से भी नवाजा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से याद कर लेना। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए भाई, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो,
विच सेक्शन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल ड्यूटी? तो कौन सा है भाई आपका? धारा 51 आ जाएगा राइट आंसर। क्या आएगा? धारा 51 सेक्शन 58 के सेक्शन 51 के तहत सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976। पहली बात तो ये क्वेश्चन नोट करो सारे बच्चे कि जो 42वां संविधान संशोधन था वो कब हुआ था? 1976 में। किसकी सिफारिश पे हुआ था? सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिश पे। इन्होंने भाग 4 में एक नया अध्याय जोड़ा जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। दूसरा क्वेश्चन देखो, नागरिकों के मूल कर्तव्य हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ पे है? भाग 4A के अंदर। ठीक है, भाग 4A के अंदर कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के 10 मूल कर्तव्य होंगे। कितने? 10। लेकिन 86वां संविधान जो संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। बात समझ में आई? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस टाइम पे कितने कर्तव्य थे, तो आप लोग बोलेंगे एक भी नहीं था। क्या बोलेंगे? मूल संविधान के अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ जब 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। समझ आया? तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो NSSO क्या है भाई? NSSO है आपकी ये रही, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। किसकी फुल फॉर्म है? NSSO की क्या फुल फॉर्म है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस CSO के तहत उसके साथ विलय करने का निर्णय किया है। सरकार ने 23 मई 2019 के अनुसार इसके गठन को मंजूरी भी दी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सांख्यिकी कार्य के सभी तकनीकी पहलुओं मसलन कि सर्वेक्षण को कब, कहाँ और कैसे किया जाना है, ये सारी की देखरेख करता है कौन? NSC। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य तो क्या है भाई? ओलंपिक का आदर्श वाक्य ये हो जाएगा आपका तेज, उच्च, मजबूत, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। क्या हो जाएगा? फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। उसके बाद आगे देखिए भाई, सबसे पहले जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे 776 ईस्वी पूर्व में भगवान जीसस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। जबकि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे वो एथेंस ग्रीस के अंदर 1896 में आयोजित किए गए। ये खेल ओलंपिया शहर में आयोजित किए जाते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा। और इसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया? तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है, सिटी, साल्टस और फोर्टियस, याद रखेंगे सारी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में किसका यूज किया? विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? ये आ जाएगा हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर। द्रव घनत्व मापी या उत्प्लव घनत्व मापी या हाइड्रोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व मापे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टिटिकाका झील, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना इसको। टिटिकाका झील किसकी सीमा से जुड़ी हुई है भाई? ये आपकी आ जाएगी बोलीविया और पेरू की। ठीक है, इंटरनेशनल जीके का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो अच्छे से याद रखना है। टिटिकाका झील कहाँ पे जुड़ी हुई है? बोलीविया और पेरू की सीमा से। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पे स्थित एक झील है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है और ये झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट बात अपनी, ये जो ऊंचाई है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, इसकी भड़क लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये चीज ध्यान रखिए कि भाई ये झील कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है, टिटिकाका झील है। बॉर्डर कौन सा इसका? बॉर्डर हो जाएगा आप लोगों का बोलीविया और पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 16th। देखो, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार क्या दे रखा है ये? एक सेकेंड। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई है। आयाम किसकी इकाई है भाई? ये हो जाएगा आपका मीटर की इकाई। किसकी? मीटर की। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। आयाम एक भौतिक चर का माप है, जबकि एक इकाई उस आयाम में कोई संख्या या माप प्रदान करने वाला एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए लंबाई एक आयाम है, लेकिन इसे मापते किस में है? मीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा है? तो ये तो सबको ही याद है, नीरज चोपड़ा है। कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में संपन्न हुए 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक लेने अपने नाम किया है भाई इन्होंने। ओके, ये नीरज चोपड़ा से रिलेटेड इसके सारे मेडल आपको याद करने हैं, सारे के सारे मेडल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विकिरण यानी कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रेडिएशन को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है गीगर मूलर काउंटर का। किसका? गीगर मूलर काउंटर का। गीगर मूलर काउंटर क्या है भाई? ये एक ऐसा यंत्र है जो कि आयनकारी विकिरण की मात्रा को नापता है। यह यंत्र शीशे की एक बंद धातु के पतले सिलेंडर के ढंग का होता है। धातु की दीवार एक इलेक्ट्रॉन का काम करती है और सिलेंडर में लगा सीधा तार दूसरे इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड में विद्युत शक्ति सिलेंडर के भीतर की वायु आयनिक प्रभाव विघटन शक्ति के कुछ ही कम रहती है। ठीक है, 1 सेकेंड, दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको। देखो भाई, कुछ ही कम रहती है। सिलेंडर के भीतर आयोनाइजिक प्रभाव प्रेषित किया जाता है जिससे गैस का आयनीकरण हो जाता है और इसकी हल्की तरंग उत्पन्न होती है। यह तरंग प्रकाश संकेतों या फिर ईयरफोन से सुनी जाने वाली ध्वनियों के द्वारा प्रकट होती है। इस उपकरण की सहायता से रेडियोधर्मिता मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया तो इसे क्या बोला जाता है? द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। इट इज कॉल्ड दिसंबर ऑफर, मार्च ऑफर, अगस्त ऑफर या फिर सितंबर ऑफर। ये हो जाएगा आप लोगों का अगस्त ऑफर। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था तथा ये भी बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार जो है कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती। तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए एक ऐसा हथियार साबित हुआ था जिसके बल पर वह अब अपनी सभी मांगे पूरी करवा सकती थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक तौर से स्वीकार किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई? राइट आंसर हो जाएगा सिंधी छम। सिंधी छम कहाँ का है? सिक्किम। सिंधी सिक्किम। सिंधी छम सिक्किम राज्य का एक मुखौटा नृत्य है। इसमें नर्तक एक शेर की वेशभूषा धारण करते हैं और बर्फ के शेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? विच डिसीज कॉज द डेवलपमेंट ऑफ द स्किन पिगमेंट्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? अल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता। क्या बोलेंगे? वर्णकहीनता। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ये हो जाएगा अल्बिनिज्म। ठीक है, उसके बाद वर्णकहीनता बीमारी त्वचा पिगमेंट का कारण बनती है। यह शरीर में एलर्जी जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1800। ये इसका ना मैं आंसर नहीं बताऊंगी आपको, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप मेरे को बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1858 में, 1909 में, 1935 में, 1919 में। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता देती हूँ कि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई जो है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, बट क्वेश्चन में पूछा इसकी स्थापना कब की गई, तो कमेंट बॉक्स में बताना है हर एक बच्चे ने। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भी घास के वैज्ञानिक? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड। क्या कहा जाएगा? इक्थियोलॉजी या एग्रोस्टोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर ऑस्टियोलॉजी? अभी देखो, घास है ना, घास क्या है? एग्रीकल्चर है ना, घास तो एग्रीकल्चर से ही रिलेट करता है। तो एग्रीकल्चर मीन्स एग्रोस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? एग्रोस्टोलॉजी। तो ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो ऐसे याद हो जाएंगे। एग्रोस्टोलॉजी है घास का वैज्ञानिक अध्ययन, पोमोलॉजी है फलों का। पोमोग्रेनेट खाते हैं ना हम लोग, तो वो क्या है? फल है ना, तो फलों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का, ओस्टी हड्डी। उसके बाद है इक्थियोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन। क्या होता है? मछलियों का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जाता है? बर्फ का अनुभव कहाँ किया जाता है? क्या तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में? इनमें तो इतनी गर्मी पड़ती है। उत्तराखंड में होती है। कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है। ये है बर्फीला स्टेट। उत्तराखंड बर्फीला तथा
पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को उत्तराखंड नामक नए राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी देहरादून है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। उसके बाद बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी फिर दिक्कत होगी। क्वेश्चन है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा ट्रांसड्यूसर का। किसका? ट्रांसड्यूसर का। ये मापन में उन युक्तियों को कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलते हैं या फिर एक प्रकार की भौतिक राशि के संगत दूसरे प्रकार की भौतिक राशि प्रदान करते हैं। इनका उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों को मापने, उन्हें प्रदर्शित करने या उनको नियंत्रित करने में होता है। ठीक है जी, तो ये 25 क्वेश्चन थे, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, 2019 की शिफ्ट में आए थे आप लोगों के। और आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी इन क्वेश्चन से। इनको अच्छे से याद कर लेना भाई हर एक बच्चा, ठीक है। तो नेक्स्ट के जो 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।